हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका लेक्चर नंबर 1 रहेगा और ये जो है बायोलॉजी पोर्शन में आता है साइंस के। इस चैप्टर में बेसिकली हम सेल के बारे में पढ़ते हैं और उनके ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के कौन-कौन से टॉपिक हैं। जैसे हम कुछ सेल की डिस्कवरी किसने की थी और इनकी थियरी किसने दी थी, उसकी उन साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम सेल के बारे में थोड़ा जानेंगे और क्या कहते हैं, उसके बाद हम जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। और सेल ऑर्गेनल जैसे हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड इसको हम गोल्गी apparatus भी कहते हैं, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स एंड सेल। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो है सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। और इस नोट्स की जो पीडीएफ की लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिर चलिए हम आज शुरू करते हैं। आप आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है डिस्कवरीज के बारे में। तो अगर हम जैसा देखें कि सेल की सबसे पहली डिस्कवरी किसने की थी, तो सबसे पहले रॉबर्ट ह्यूपाय थे। इन्होंने फर्स्ट जो है डिस्कवर्ड द सेल। डिस्कवर्ड द सेल कहाँ किस सन में डिस्कवर्ड किए थे? 1665 में डिस्कवर्ड किए थे। लेकिन जो सेल था वो क्या था? वो डेड सेल था। मतलब सबसे पहला डिस्कवरी जो था रॉबर्ट हुक ने किया था सेल के बारे में। सेल की डिस्कवरी मोस्टली रॉबर्ट हुक ने की थी सबसे पहले। लेकिन जो कि डेड जो सेल था वो डेड था। इन्होंने किया क्या था सबसे पहले? इन्होंने एग्जामिन किया था, एग्जामिन द थिंग स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर, मतलब किसके द्वारा? बाय ही सिंपल सेल्फ डिजाइंड। मतलब उन्होंने जो सबसे साधारण खुद से बनाया जो माइक्रोस्कोप था उससे उन्होंने उसको मतलब कॉर्क की जो है स्टडी की थी। ठीक है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए, उन्होंने डिस्कवर्ड किया क्या कहते हैं सेल को। और उन्होंने क्या किया था? एग्जामिन किया था सीन स्लाइस ऑफ कॉर्क अपने खुद से बनाए हुए छोटे से माइक्रोस्कोप से। तो लेकिन जो कॉर्क था वो डेड सेल का बना हुआ था। उन्हें क्या दिखता है? अगर जो अब अपने माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उनको कॉर्क जो है कॉर्क रिजेंबल करता है आपकी टॉम कॉर्क रिजेंबल देन द स्ट्रक्चर ऑफ हनी बी पॉम्ब की तरह दिखता है, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। तो उन्होंने जब एग्जामिन किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को, तो उन्हें जो कॉर्क था वो दिखा हनी की कम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, जो कि कंसिस्ट कर रहा था मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। तो उन्होंने जो है जो उन्होंने जो लिटिल कंपार्टमेंट था उसको उन्होंने क्या कहा? लिटिल कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने नाम दे दिया, कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल। उन्होंने क्या नाम दिया? लिटिल कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल नाम दे दिया। ठीक है, उस लिटिल कंपार्टमेंट को। अगर जैसा हम आपको बताना चाहें कि कॉर्क क्या है, ठीक है, अगर जो कॉर्क होता है, कॉर्क इज अ सब्सटेंस which comes from bark of tree। मतलब सिंपली जो है, मतलब कॉर्क जो सब्सटेंस है वो बार्क ऑफ ट्री से आता है। और बार्क वो होता है, जैसे अगर हम किसी पेड़ को देखते हैं तो उनके जो आउटर लाइनिंग होती है, जैसे हम अगर नीम की पेड़ की बात करें, नीम का पेड़ तो सभी ने देखा होगा। तो नीम की पेड़ की बात करें तो नीम के पेड़ के बाहर जो आउटर लाइनिंग होती है वो मतलब जो डेड सेल होती है, और जो उसकी छाल होती है अगर हम कहें, तो जो डेड सेल होती है उसी वही जो है बार्क है और उसी से जो है
कॉर्क जो है मिलता हमें, तो उन्होंने उसकी स्टडी की थी। अब वो बेसिकली डेड सेल था। तो अगर जैसा बात करें तो सबसे पहले जो खोज थी सेल की किसने की थी? रोबर्ट हुक ने की थी। लेकिन जो जो सेल था वो डेड सेल था। उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन किया था। उन्होंने देखा कि जो कॉर्क था वो स्ट्रक्चर उसका जो था हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कर रहा था, जो कंसिस्ट कर रहा था मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, और उन्होंने उस लिटिल कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया? सेल दिया। ठीक है, और हम अगले साइंटिस्ट की तरफ अगर बढ़े, जैसे लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर्ड किया था? तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने किया। तो फर्स्ट लिविंग सेल जैसे हैं, फर्स्ट लिविंग was discovered by Anton von Leeuwenhoek, जो कि 1674 में किया था। सबसे पहला लिविंग सेल जो था एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने किया था 1860 1674 में किया था सबसे लिविंग सेल। उन्होंने और बताया था, उन्होंने स्टडी की थी रेड ब्लड सेल के बारे में, और उनको जो था लिविंग सेल मिला था फ्री फ्री लिविंग लिविंग सेल इन अ पॉन्ड मिला था। तो जैसा आपके सिलेबस में अभी यहीं तक है, हम चाहें तो आपको और चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद अगर हम तीसरे साइंटिस्ट की बात करें, तो जो तीसरे साइंटिस्ट थे वो कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन जो थे डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। जैसा आप सब ने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस क्या होता है। अगर हम सेल को स्टेन करते हैं तो उसके जो मध्य भाग, मतलब मिडिल पॉइंट या सेंटर पॉइंट में जो सेल के पाया जाता है हाईली डेंसली स्ट्रक्चर जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और वहीं से मोर्फी जो होती है प्रोटीन या ये सब का, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये जानिए कि मोस्टली जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जो कि डीएनए और आरएनए होता है। अब जैसा अगर आपको डीएनए और आरएनए के बारे में ना पता हो, तो डीएनए और आरएनए को हम टॉपिक न्यूक्लियस के अंदर हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद कौन साइंटिस्ट आए थे उसके बारे में देखते हैं। एंटोन वॉन लीeuwenhoek के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद आपके जो बुक में नेक्स्ट पेज में येलो बॉक्स में, मतलब मोर टू लर्न के में दिया हुआ है कि एक साइंटिस्ट का नाम है परकिंजी। परकिंजी साइंटिस्ट हैं। वो 1839 में उन्होंने क्या किए थे? उन्होंने जो साइटोप्लाज्म है उसको सिंपली उन्होंने क्या कह दिया? अ, प्रोटोप्लाज्म नाम दे दिया। रिटर्न्ड, अगर हम इसको इंग्लिश में कहना चाहें तो उन्होंने जो है साइटोप्लाज्म को टर्म नाम दिया एक प्रोटोप्लाज्म। अब अगर हम आपको बताएं साइटोप्लाज्म क्या है, अगर देखें साइटोप्लाज्म, अगर हमको आपको बताएं साइटोप्लाज्म क्या होता है फॉर द सेल, अगर हम ऐसे नहीं, अगर हमको आपको बताएं कि जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है, फ्लूइड या फिर मैट्रिक्स की बात कर लें, जो मैट्रिक्स सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस इनसाइड द सेल, चार यानी है एक एक याद दे, इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड या फिर मैट्रिक्स सब्सटेंस हम कहें इनसाइड द सेल, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। आखिर आखिर में इसकी मतलब थोड़ी देर बाद हम इसकी डिस्कस जो है डिटेल में करेंगे, या फिर इस लेक्चर में या फिर अगले लेक्चर में, क्योंकि एक टॉपिक तो ये है ही। तो अगर हम आप बढ़े नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर, तो अगले साइंटिस्ट हमारे हैं थियोडोर सॉन।
एंड मैथ्यू सेल्डन के बारे में पढ़ते हैं। मैथ्यू सेल्डन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैथ्यू सेल्डन के बारे में। मैथ्यू सेल्डन जो थे एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, एक बॉटनिस्ट थे। अगर जैसा हम बताएं बॉटनिस्ट उनको कहा जाता है अ पर्सन हु स्टडी अबाउट प्लांट्स। उनको हम क्या कहते हैं? बॉटनिस्ट कहते हैं। तो अगर देखें तो जो मैथ्यू सेंडल थे वो एक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कई सारे प्लांट में। ऑब्जर्व द प्लांट्स। और इन्होंने ऐसा कब किया था? 1839 में किया था। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कई सारे प्लांट में और इन्होंने ये पाया था और इन्होंने ये कहा या ये पाया कि जो सारे प्लांट्स थे मतलब ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ cells and which combine to form tissue। तो मैथ्यू सेल्डन जो थे बॉटनिस्ट हैं। बॉटनिस्ट को उस इंसान को कहते हैं जो पढ़ते हैं, प्लांट की स्टडी करते हैं। मैथ्यू सेल्डन जो थे 1839 में मतलब 1839 में उन्होंने ऑब्जर्व किया कई सारे प्लांट्स के बारे में और उन्होंने कहा कि जो प्लांट्स थे वो कंपोज थे अलग अलग प्रकार के सेल को और उन सेल से बन के टिश्यू बने थे। सिंपली अगर हम कहें कि मैथ्यू सेल्डन ने बस ये कहा कि जो सारे प्लांट्स थे वो मतलब उनके अंदर भी थे वो सेल से बने थे, अलग अलग प्रकार के सेल से बने थे और अलग अलग प्रकार के टिश्यू से बने थे। उसके बाद अगर हम बताएं आपको कौन से इसके बाद आए, थियोडोर स्वान आए। थियोडोर स्वान इन्होंने 1839 में ये क्या थे? एक जूलॉजिस्ट थे। अगर जैसे हमने बताया कि बॉटनिस्ट कौन होते हैं और जूलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडी अबाउट एनिमल्स, उनको हम जूलॉजिस्ट कहते हैं। तो थियोडोर स्वान ने किया क्या था? थियोडोर स्वान जो थे एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने जो था ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व दैट ऑल एनिमल्स आर composed of cells and their product। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सारे एनिमल्स होते हैं वो कंपोज होते हैं सेल और उनके प्रोडक्ट में। और अगर बात करें जैसे थियोडोर स्वान ने प्लांट की ही अकेली अरे जो मतलब एनिमल्स की स्टडी नहीं की थी। उन्होंने ये भी बताया कि ऑल्सो टेल्स दैट एनिमल्स एनिमल सेल्स outer layer is
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उन्होंने ये भी बताया और प्लांट सेल में जो आउटर लेयर होता है, प्लांट सेल हैज यूनिक आउटर लेयर, ठीक है, इज कॉल्ड सेल वॉल। जैसे कि हम बताएं आपको, जो सबसे पहले मैथ्यू सेल्डन और थियोडोर स्वान दोनों 1839 में आए थे। मैथ्यूस मैथ्यू सेल्डन ने मैथ्यू सेल्डन एक बॉटनिस्ट है, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कई सारे प्लांट के बारे में, और बताया कि जो प्लांट थे वो अलग अलग प्रकार के सेल से और टिश्यू से बने थे। उसके बाद थियोडोर स्वान आए, वो एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कई सारे डिफरेंट एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में, और उन्होंने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट से बनते हैं, मतलब सेल और उनके प्रोडक्ट से बने थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो एनिमल्स के सेल होती हैं उनके आउटर लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, और प्लांट सेल में एक यूनिक आउटर लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद इन दोनों ने, मतलब बोथ कंबाइन, मतलब दोनों, जैसे वो बात करें बोथ स्वान, SCHWT स्वान वाइट सेल्डन, स्वान और शेल्डन जो थे उन्होंने दोनों ने मिलके, ठीक है, टुगेदर दे गिव दे गिव सेल थ्योरी। मतलब ये दोनों मिलके क्या दिए, सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, अगर जैसे हम बताएं सेल थ्योरी जो उन्होंने दी थी वो क्या कहती है, सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा इट सेड, मतलब सेल थ्योरी ये कहती है, इट सेड दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल is composed of cell and their प्रोडक्ट। जैसा कि आपने देखा कि मैथ्यू सेल्डन और थियोडोर स्वान, मैथ्यू सेल्डन में प्लांट के बारे में स्टडी की, थियोडोर स्वान ने एनिमल के बारे में स्टडी की। और जो थियोडोर स्वान थे उन्होंने बताया कि जो प्लांट है उनका, मतलब जो एनिमल है उनके आउटर लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो प्लांट है उसके पास एक एक्स्ट्रा यूनिक लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। फिर दोनों ने मिलके एक कंबाइन थियरी दी जिसको बाद में सेल थियरी कहा गया। अब अकॉर्डिंग टू सेल थियरी से देखा जाए तो सेल थियरी ये कहता है कि प्लांट और एनिमल सेल, मतलब सभी प्लांट और एनिमल सेल जो है कंपोज्ड होते हैं सेल और उनके प्रोडक्ट को। फिर बाद में कई सारे साइंटिस्ट ने पूछा, अच्छा हम अगर मान लें कि जैसा प्लांट और एनिमल सेल जो है वो कंपोज्ड हैं सेल को, लेकिन सेल आया कैसे, सेल बना कैसे? तो ये जो थियरी थी, इट कांट इट डिड नॉट, ठीक है, इट डिड नॉट एक्सप्लेन द हाउ न्यू सेल फाउंड, मतलब सेल बना कैसे, नया सेल बनते कैसे हैं। अगर हमारी शरीर जो है सेल से बनती है तो नया सेल कैसे बनते हैं। तो ये जो थियरी थी वो मतलब बता नहीं पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कैसे नए सेल बनते थे। तो इसी थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम अगर हम देखें, उनका नाम क्या था, रूडोल्फ विक्रो था। उनका नाम क्या था, रूडोल्फ विक्रो था, ठीक है, रूडोल्फ विक्रो। ये क्या कहते हैं, 1855 में, 1855 में इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट ऑल सेल
all cell arises from the pre-existing cells। तो जब ये सेल थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो सब नए सेल बनते कैसे हैं, तो उसके बाद रुडोल्फ विक्रो आए 1855 में। उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया जो सारे सेल बनते हैं, मतलब जो नए सेल बनते हैं वो एराइज होते हैं जो पहले सेल बन मतलब थे उनसे, मतलब जो पहले सेल था उनसे, जैसे माइटोसिस और मियोसिस या फिर हम कहें सेल डिवीजन से नए सेल बनते हैं, और जो नए सेल होते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। तो उन्होंने यही चीज़ एक्सप्लेन की। अगर जैसे हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, जैसे 11th में अगर यही टर्म को इन्होंने क्या कहा था, ओमिनस सेलुलम ई सेलुला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो सेल, जो नए सेल हैं वो एराइज करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से मौजूद हैं। तो इस फिर उसके बाद रुडोल्फ विक्रो ने जो है वो करेक्ट किया। रुडोल्फ विक्रो करेक्टेड द सेल थियरी। फिर उन्होंने सेल थियरी को सही किया। फिर अब हम जैसे बात करें इनके करेक्ट करने के बाद, जो नई सेल थियरी थी वो क्या कहती हैं, तो जो नई सेल थियरी के अकॉर्डिंग जो दो स्टेटमेंट हैं, वो पहले कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। और दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं कि ऑल नए सेल कहे या फिर ऑल सेल आर एराइजेस और एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो रुडोल्फ विक्रो ने जो है करेक्ट किया सेल थियरी को, और नई सेल थियरी के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट कहते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कंपोज्ड होते हैं सेल और उनके प्रोडक्ट से, और सारे सेल जो होते हैं एराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर बाद में ये भी चर्चा हुई कि जो पहले वाले सेल थे वो कहाँ से आए, लेकिन अब इसकी बात अगर हम करें तो ये हमारा इवोल्यूशन टॉपिक का हिस्सा हो जाता है, वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का हिस्सा नहीं है। तो इसके बारे में या तो हम अभी पढ़ेंगे या फिर 11th में पढ़ेंगे कि पहला सेल आया कैसे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है सेल। लेकिन जो आपके बुक में अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें सेल के बारे में सीधे सीधे कुछ नहीं दिया हुआ है। हमने इसको थोड़े से कुछ टॉपिक्स अगर आगे पढ़ के उससे कुछ निकाले हैं जो सेल के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आगे हम एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले हम सेल के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लें जिससे आगे आसानी होगी हमें नई चीज़ें जानने में। जैसा कि बात करें सेल के बारे में, तो सेल क्या है? सेल जो है एक लैटिन शब्द है। क्या है? एक लैटिन शब्द, मतलब एक लैटिन एक भाषा है, उसका वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, इसका मतलब अगर हम देखें मीन्स लिटिल रूम, मतलब छोटा कमरा। अगर हम बात करें जो है सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और अगर हम बात करें ये बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ फॉर्म है, ठीक है, दैट कैन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती हैं, ठीक है, परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन ऑफ
अगर ऐसे हम बात करें, ये फंक्शनल सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब बिना सेल के कोई लाइफ नहीं पाई जाती। और जैसा हम देखें, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब सेल से ही हमारी पूरी शरीर बनी हुई है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की शरीर है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे घर, घर में अगर ईंट ना हो तो बिना ईंट के कोई घर नहीं बन सकता। उसी प्रकार कोई ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल नहीं बन सकता। तो ये जैसे है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। और जो एक सेल है, एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो है एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, जो खुद इंडिपेंडेंटली मतलब परफॉर्म कर सकती है सारे नेसेसरी फंक्शन जो मतलब जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती है। अगर हम यही बात करें, टिश्यू की बात कर लें, तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल दैट combinedly perform same फंक्शन। जैसे अगर हम टिश्यू की बात करें, कई सारे ग्रुप ऑफ सेल, मतलब ग्रुप ऑफ सेल मतलब कई सारे सेल मिलके, और उनकी ओरिजिन जो होती है सेल की सेम होती है। ठीक है, वो कंबाइनली मिलते हैं और सेम फंक्शन करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, उनका शेप और जो स्ट्रक्चर होता है, शेप, सेल का शेप और स्ट्रक्चर सेम हो या ना हो, मे बी सेम, मे बी सेम और नॉट। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सेल है, मतलब सेल का जो शेप और स्ट्रक्चर है वो सेम भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। मतलब अलग अलग शेप और साइज की जो सेल मिलके कंबाइन होके एक सिंगल टास्क, अगर सिंगल टास्क परफॉर्म करें, उनको हम टिश्यू कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम स्टोमच के बारे में बात करें आपके, तो स्टोमच में कई सारे टिश्यूज होते हैं। जैसे अगर इपिडर्मल टिश्यू की बात करें, इतना आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन एक टिश्यू जो होता है कई सारे ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बनता है और वो सिंगल टास्क परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग टास्क परफॉर्म करे। अगर उसी प्रकार हम अगर ऑर्गन की बात करें, तो ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन का मतलब सिंपल है कि कई सारे टिश्यू, मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट परफॉर्म सेम फंक्शन। ठीक है, ये जैसे होता है कई सारे टिश्यू अगर मिल जाए तो अगर सेम फंक्शन परफॉर्म करे। जैसे अगर हम हार्ट की बात करें, तो हार्ट के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हार्ट के अंदर अगर जैसे मैं बात करें, जैसे परकिंजी फाइबर होता है, आ, स- उसके अंदर पेसमेकर होता है। ठीक है, ये अलग अलग टिश्यू हैं, लेकिन ये पूरा मिलके एक ऑर्गन बनाती हैं। ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया। अगर हम आँख की बात करें, आँख में भी कई अलग अलग प्रकार की टिश्यू होती है, लेकिन आई एक ऑर्गन है। वो पूरी टिश्यू कंबाइन होके एक ऑर्गन बनाती है। आँख का जो फंक्शन होता है वो हमें विजुअल रिफ्लेक्सेस प्रोवाइड कराता है, मतलब सीधे देखने में मदद करता है। तो अगर हम एग्जाम्पल बात करें, जैसे हमारा हार्ट हो गया, और क्या एग्जाम्पल में एक ही दे देता है। ठीक है, अग अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट कंबाइनली परफॉर्म सिंगल टास्क। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम जैसे होता है, तो कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की बारे बारे में बात करें, तो सबसे पहला हमारा माउथ होता है, हमारी एक ईसोफेगस होती है। ठीक है, उसके बाद स्टोमक आता है, और हमारे जो क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं एक ऑर्गन सिस्टम, मतलब कई ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम को बनाती हैं। और उनका जैसे काम होता है केवल सिंगल टास्क। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो ट्रैक है, उसका काम है खाना पचाना। ठीक है, जैसे अगर हम ऑर्गन सिस्टम में एग्जांपल बात करें थे, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम में नोज हमारा वर्क करता है, हमारा लंग्स वर्क करता है, हमारा ट्रेकिया वर्क करता है। तो ये भी एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम ही है। कई सारे ऑर्गन मिलके
परफॉर्म करते हैं, हमारा मदद करते हैं रेस्पिरेशन में। और हमारा जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट हमारा मदद करता है, लंग से ऑक्सीजन मिलती है और आर्टरीज और वेन्स जो है ब्लड सप्लाई करती हैं हर जगह। तो ये भी एक ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, तो अगर हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाना चाहें तो सेल जो है कंबाइन होके क्या बनाता है, टिश्यू, और टिश्यू से मिलके हमारा बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से हमारा मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें है। जैसे एनसीईआरटी की एक टॉपिक है कि जैसे व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ। ये एक एनसीईआरटी का एक हेडिंग है, मतलब कि इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बनी होती हैं। ठीक है, मेड ऑफ, ठीक है, मेड ऑफ। अगर हम बात करें तो सिंपल आपको जैसा हमने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो कंपोज होती हैं सेल की, सेल से कंपोज होती हैं। तो इसमें सिंपली सेल के बारे में पूछा है, तो सेल जो होती हैं, सेल से हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनी होती हैं। जैसा हमने आपको सेल के बारे में थोड़ा तो बताया, अब लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो जैसे आपकी एनसीईआरटी जो है, पूरी जो सेल की स्टडी है वो माइक्रोस्कोप से की है, और उसके अंदर उसने ऑब्जर्व किया है ओनियन पिल को, मतलब ओनियन पिल पे पूरी सेल की स्टडी आपकी एनसीईआरटी के द्वारा हुई है। और आपकी एनसीईआरटी कुछ ऐसा कहती है, अगर मतलब व्हेन वी ऑब्जर्व द ओनियन पिल अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप अंडर माइक्रोस्कोप, तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, देन व्हाट वी सी व्हाट वी सी और कैन वी ड्रॉ इट। मतलब सिंपली सिंपली कहता है, अगर हम ओनियन पिल को देखें, अगर हम ओनियन पिल की बात करें, ओनियन पिल किसे कहते हैं, तो सीधे अगर हम प्याज छीलते हैं तो छीलने पे जो एक लेयर आती है उसको हम ओनियन पिल कहते हैं। देखिए, अगर ये कह रहा है कि हम अगर ओनियन पिल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें क्या दिखता है, क्या हम उसे बना सकते हैं कि नहीं। तो हमने सीधे सीधे एनसीईआरटी का एक डायग्राम ले लिया है, उसको अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के डायग्राम जो है ये दिया हुआ है कि हम माइक्रोस्कोप के मतलब सेल ऑफ ओनियन पिल, मतलब ओनियन पिल को कैसे देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये सिंपली जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और ये जो हाईली डेंस स्ट्रक्चर है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये है, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि अगर इफ वी सी, ठीक है, इफ वी सी द डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट साइज ऑफ ओनियन, ठीक है, पील, मतलब अलग अलग साइज ऑफ ओनियन पील को अगर हम देखें अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप, तो हमें क्या दिखेगा, तो हम क्या देखते हैं, वी सी दैट देयर स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, देयर स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, और उन स्ट्रक्चर को, मतलब जो स्ट्रक्चर होते हैं, दीज स्ट्रक्चर कंबाइनली फॉर्म्ड ओनियन बल्ब, क्या बनाती हैं, ओनियन, पूरे ओनियन बल्ब मतलब पूरे प्याज को बनाती हैं।
पूरे प्याज को बनाती हैं, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी ये भी कहती है कि द ओनियन बल्ब, ठीक है, ओनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज, डिफरेंट, ठीक है, साइज हैव सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर। और जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता, मतलब द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, smallest structure that we see is called cell। मतलब उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। और सेल जो होता है इज बेसिक ब्लॉक ऑफ, बेसिक बिल्डिंग ऑफ ओनियन बल्ब है, ठीक है। तो जैसा हम बताएं कि आपकी एनसीईआरटी ये कहती है, अगर हम अलग अलग साइज ऑफ ओनियन पिल को देखें, तो ओनियन पिल मतलब जो प्याज का एक लेयर होता है, अगर उसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखें तो हमें क्या दिखता है, हमें ये दिखता है जो अलग अलग साइज की ओनियन पिल होती हैं उनमें सारे में हमें एक सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और वो सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मिल के क्या बनाते हैं, ओनियन बल्ब बनाते हैं, मतलब पूरा प्याज बनाते हैं। और अगर हम अलग-अलग ओनियन मतलब अलग-अलग ओनियन बल्ब मतलब अलग-अलग जो अलग-अलग साइज़ की ओनियन बल्ब होती हैं, मतलब जैसे प्याज़ ले, हम एक छोटा लें, एक बड़ा लें, एक मीडियम साइज़ लें, वो उससे भी बड़ा लें, तो अलग-अलग ओनियन साइज़ के स्ट्रक्चर मतलब ओनियन बल्ब को अगर हम देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और जो उसमें से सबसे मतलब अगर जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, उसमें जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेल क्या है, बेसिक बिल्डिंग ऑफ ओनियन बल्ब है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर देखें हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला जो है यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर हम पहले बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो जैसा देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्स एक सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, मतलब कितने सेल हैं किस ऑर्गेनिज्म में, उसके आधार पर ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल, मतलब एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया। अब हम बात करेंगे क्लेमाइडोमोनास की। क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार की एल्गी होती है, और पैरामीशियम जो है एक प्रकार का प्लाज्मोडियम अरे, ठीक है, पीसियम एंड बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ होता है प्लस, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक। ये सारे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जांपल हैं। अब हम बात करें दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर देखें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम देखें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में,
तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ, ठीक है, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। जैसे एग्जांपल हो गया सम फंगी, मतलब सारे फंगी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, कुछ फंगी जो होती हैं वो यूनिसेलुलर होती है, जैसे ईस्ट हुआ, ईस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगी होती है, लेकिन ठीक है आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है। प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो हो गए वो जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। सम फंगी जैसे हम बात करें ईस्ट जो हो गया, ईस्ट जो होती है वह ईस्ट ईस्ट जो हो गई वो यूनिसेलुलर फंगी होती है, फंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जांपल में तो इवरी मल्टी सेलुलर, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी को इवरी मल्टी सेलुलर, ठीक है, इवरी मल्टी सेलुलर, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो आते हैं सिंगल सेल से, लेकिन कैसे, मतलब हाउ। तो इसका मतलब यही है सेल डिवाइड करती है, इसका मतलब ये है सेल डिवाइड, इसका आंसर मतलब सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड एंड एज ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। प्री एग्जिस्टिंग सेल या प्री एग्जिस्टिंग वंस मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी कहती है सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, जैसे सेल डिवाइड करती हैं कई सारे सेल बनाने के लिए और इनकी खुद की, तो ऐसे कई सारे सिंगल सेल डिवाइड करेंगे और फिर टिश्यू बनाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। तो सीधे सीधे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आती कहाँ से है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल से बनती हैं। और इसकी आगे डिस्कस जो है वो इवोल्यूशन चैप्टर में किया गया है, ठीक है। जैसे हम कई सारे सेल्स को अगर देखें तो जैसे ये एक क्या होते हैं स्मूथ सेल्स हैं, ब्लड सेल इसको कहते हैं, इसको नर्व सेल कहते हैं, ओवम कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, ये बोन सेल हुआ और ये फ्लैट सेल हुआ। अब इस पे एनसीईआरटी ने कुछ कहा है, ऐसा कहा है कि द शेप एंड साइज, ठीक है, साइज ऑफ सेल, ठीक है, साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। एनसीईआरटी कह रही है जो शेप और साइज होती है सेल की वो रिलेट करती है जो स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आप देखिए नर्व सेल जो है कंडक्शन में इस्तेमाल करता है, तो जैसे कंडक्शन ऑफ इम्पल्स मतलब सिग्नल भेजता है। जैसे हम ब्रेन से अगर हाथ उठाने के बारे में सोचे तो उसका जो ट्रांसमिशन होता है हाथ उठाने तक का वो नर्व सेल करता है। तो नर्व से ज़्यादा दूरी के लिए चाहिए सिग्नल भेजता है तो उसको लंबा बनाया गया है। तो ऐसे एनसीईआरटी कहती है जो शेप और साइज है सेल की वो रिलेट करती है उनके फंक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी शेप और साइज होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल दूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा के अंदर अ, मतलब उसका सिंगल सेल है अमीबा, ठीक है, सिंगल सेल है। अब इसका इसके पास जो फीचर होता है वो अपने साइज को चेंज कर सकता है, चेंजिंग शेप होती है इसकी। जैसे अगर ये खाना खाता है तो इसके पास जो होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आगे बढ़ती है, उसको हम सूडोपोडिया कहते हैं मतलब फॉल्स फीट कहते हैं, और वो अपने झूठे मतलब पैरों से
उस खाने को कैप्चर करती है। उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें कि नर्व सेल जो हैं, नर्व सेल जैसा अभी हमने पहले बताया, नर्व सेल जो है उसका जो सेल है वो सेल शेप जो होता है इज फिक्स्ड एंड पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र होता है, मतलब जैसे इसमें कई सारी रेखाएं दिख रही, मतलब शाखाएं दिख रही है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है, सेल बॉडी कहते हैं। इसको डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है, और इसको हम एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। तो डेंड्राइट्स में कई सारी शाखाएं होती हैं, सेल बॉडी से राइज होती हैं, फिर एक्सॉन निकलती हैं, ये एक्सॉन टर्मिनल होती हैं। तो इसकी जो साइज मतलब शेप है वो विचित्र है, एनसीईआरटी आपकी कहती है, और इनकी जो साइज है वो फिक्स होती है, मतलब इसकी साइज जो है चेंज नहीं करती है। लेकिन अमीबा जो है सिंगल सेल है, उसकी साइज जो होती है वो बदलती रहती है। अगर हम आगे बात करें जैसे ईच, ठीक है, सभी सेल, ईच लिविंग सेल हैज कैपेसिटी परफॉर्म certain basic function which is necessary for living। मतलब सारे सेल के पास, सभी सेल के पास कैपेसिटी होती है परफॉर्म करने की बेसिक फंक्शन, जिससे वो जिंदा रह सके। मतलब लिविंग सेल, मतलब लिविंग रहने के लिए जितने भी नेसेसरी फंक्शन है उसको परफॉर्म करने की कैपेसिटी होती है। ऐसा इनके पास क्यों होता है? क्योंकि इनके पास बिकॉज दे हैव ऑर्गेनल्स, ठीक है। और ऐसा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि सेल के पास जो होता है, सेल हैव द डिवीजन ऑफ लेबर सीन इन सिंगल सेल। और डिवीजन ऑफ लेबर किसके बीच में होता है? इन बिटवीन ऑर्गेनल्स के बीच में, ठीक है। मतलब सेल के अंदर जो है कैपेसिटी होती है परफॉर्म करने की जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं लाइफ लिविंग सेल को जिंदा रखने के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास जो है ऑर्गेनल्स हैं। और जो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है, और ये लेबर कौन करता है? एक मतलब ऑर्गेनल्स के बीच में होता है। और बाई मतलब डिवीजन ऑफ लेबर किसके द्वारा होता है? बाई ए स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट होता कंपोनेंट होता है सेल के अंदर, जो जिसे हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। यही जो है अलग 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 ऑर्गेनल्स अलग अलग काम करते हैं, जिसके कारण डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। इनकी ही मदद से जो है सेल जो है मतलब लिविंग रहने के लिए जितने भी नेसेसरी फंक्शन होते हैं उसको परफॉर्म करता है। सभी सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, ईच काइंड ऑफ सेल, ईच काइंड ऑफ सेल, ठीक है, ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेशल फंक्शन सच एज, पहला मेकिंग ऑफ, स्पेशल फंक्शन क्या है? मेकिंग ऑफ न्यू मटेरियल हो गया, और जो सेल जो है क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल।
ये 2 सेल के लिए होता है, मतलब न्यू मटेरियल बनाती हैं सेल के लिए, और जो वेस्ट मटेरियल है उनको क्लियर करती हैं। ये दोनों काम कौन करता है? ऑर्गेनेल करता है, जिससे ऑर्गेनेल मतलब जिससे सेल जो है अपनी सारी बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। और दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक, मतलब ये पूरे ऑर्गेनेल मिलके हमारी जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड सेल। ऑल सेल हैव सेम ऑर्गेनल्स, नो मैटर what tissue function or what organism they are found। मतलब सारे सेल के पास सेम ऑर्गेनल्स होता है, सभी सेल के पास सेम ऑर्गेनल्स होते हैं। नो मैटर मतलब कोई उसकी आवश्यकता नहीं है वो किस ऑर्गेनिज्म में पाए या फिर किसी अलग टिश्यू में पाए या फिर उसका कोई और फंक्शन हो, सभी सेल के अंदर जो है सेम ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, मतलब उनके अंदर जो बेसिक ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। अब अगर जैसे हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो व्हाट इज सेल, मतलब सेल क्या है? सेल मेड अप ऑफ, मतलब सेल किससे बना है? ठीक है, सेल किससे बना है? और व्हाट इज द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अगर जैसा हम देखें तो इसमें इसमें बेसिक कह रहा है कि सेल किससे बना हुआ है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल का क्या है। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर इज स्पेशल कंपोनेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज ऑर्गेनल, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनल्स होता क्या है और सेल के अंदर ये क्या करता है। और द फीचर्स जो है, द फीचर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है, सेम इन एवरी सेम इन एवरी सेल। ठीक है, दैट इज क्या, कौन कौन से फीचर जो सेल में सारे सेल में सिमिलर होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमेशा सारे सेल में, ऑलमोस्ट एवरी सेल में जो सेम होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये सभी सेल में सेम होते हैं। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज इनसाइड सेल, ठीक है, इनसाइड सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल, ठीक है, विथ आर पॉसिबल ड्यू टू these features।
अब ऐसा कह रही है एनसीईआरटी कि ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल, मतलब इनसाइड सेल के अंदर जो सारी एक्टिविटी होती हैं और इंटरेक्शन ऑफ सेल विद द इन्वायरमेंट, मतलब सेल जो है बाहरी अपने बाहरी इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है, वो सारी पॉसिबल हो पाती हैं इन फीचर्स के अकॉर्डिंग, जैसे सेल ऑर्गेनल्स के कारण। और सभी सेल के अंदर ऑलमोस्ट एवरी सेल कौन कौन से स्ट्रक्चर सेम होते हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये बेसिक चीज़ें हैं जो सभी सेल में सेम रहती हैं। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और अदर टॉपिक्स के बारे में। इस लेक्चर में यहीं तक, और इस लेक्चर की जो नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से इसमें से जो नोट करना है वो नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा आप। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।